हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पिछले क्लास वाला ही जो चीज़ बचा हुआ था उसको पूरा करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग रिवर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ चीज़ें बच गया था, तो हम लोग आज उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। बहुत कम ही बचा हुआ है। फिर हम लोग उसके बाद फिर आगे का देखेंगे, जो कि आगे का मुख्य रूप से जितना भी रिवर है, सिंधु सभ्यता, झेलम, कोसी, ये सब के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे। कौन कितना लंबा चौड़ा एवं कहाँ तक जाती है, कौन सा राज्य से गुजरती है, कहाँ से निर्माण होती है, ये सारा जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। तो हम चलते हैं पिछले क्लास में जो चीज़ छूटा था, 2-4 क्वेश्चन उसको करते हुए फिर हम लोग रिवर के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि दिया गया है। क्या है फ्रेंड्स, पढ़ के बताते हैं। पाकिस्तान में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? यानी कि पाक रिवर, पाकिस्तान में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? तो यह हो जाता है सिंधु नदी, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब जो मुख्य रूप से कहाँ बहती है? तो पाकिस्तान में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है क्या कि ये सब का पानी इंडिया में कितना परसेंट प्रयोग किया जा सकती है, मतलब किया जा सकता है, कितना परसेंट प्रयोग जो है कि इंडिया में हो रहा है। सिंधु, झेलम, चिनाब ये तीनों नदियों का पानी इंडिया में हम लोग कितना परसेंट पानी का उपयोग कर सकते हैं? तो टोटल कितना परसेंट? 20% पानी हम लोग इंडिया में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी नदियाँ पाकिस्तान की ओर बहती है, तो हम लोग 20% ही यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंडिया में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? इंडियन रिवर। तो इंडिया में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। फिर आगे का प्रश्न करेंगे, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो है वो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो ये उत्तराखंड से नहीं गुजरती है। ठीक है। फिर हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे। इसके आगे का प्रश्न आ जाता है फ्रेंड्स, क्या कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके आगे का प्रश्न हम लोग करेंगे, कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? तो ये सारावती नदी है। फिर उसके बाद का प्रश्न है, कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? यही होगा, हाँ। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो यह हो जाएगा माही नदी। माही नदी कहाँ गिरती है फ्रेंड्स? ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, वो पिछले क्लास का जितना बचा हुआ था, 2-4 क्वेश्चन बोले थे, 2-4 ही था। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि दूसरा दूसरा क्लास का ये चीज़ें है। तो रिवर्स ऑफ इंडिया हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आ जाता है, क्या पेहरी डैम कहाँ से होकर बहती है? पेहरी डैम जो है इंडिया में वो कहाँ से होकर बहती है? तो ये उत्तराखंड से होकर बहती है। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या है, कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो नेपाल से होकर बहती है? कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो नेपाल से होकर बहती है? तो यह हो जाता है घाघरा और गंडक नदी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न है, उसके बाद का प्रश्न हो जाता है यहाँ, कौन सी नदी डायरेक्ट गंगा को जोड़ती है? कौन सी नदी ऐसी है जो डायरेक्ट गंगा को जोड़ती है? तो यह कौन सी नदी हो जाता है फ्रेंड्स? सोन नदी, जो कि गंगा प्लस सागर दोनों मिलाकर गंगा सागर का निर्माण होता है भी। ठीक है, गंगा प्लस सागर मिलकर गंगा सागर का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा की विड्थ कितनी है, यानी ब्रह्मपुत्रा की टोटल लंबाई कितनी है? तो ये 30 किलोमीटर दिया गया। विड्थ पूछ रहा है, इसलिए टोटल लंबाई 3000 किलोमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा विड्थ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन है? तो ये ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि गंगा की विड्थ कितनी है। तो 20 किलोमीटर, यानी कि गंगा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा 2500 किलोमीटर टोटल। ओके। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ जाता है, क्या उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। हिमानी गंगा, यानी कि गंगा का उद्गम स्रोत कहाँ है? गौमुख के निकट गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री से।
उसके बाद का प्रश्न करेंगे, अलकनंदा के उद्गम स्थल कहाँ है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो यह बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ के ऊपर संतोष हिमानी अलकापुरी हिमनंद में है। ठीक है, अलकापुरी अलकनंदा कहाँ से निकलती है, अलकापुरी हिमनंद या बद्रीनाथ, वो भी एक याद रखें। उसके बाद का प्रश्न करेंगे हम लोग जैसा कि बोले थे कि हम लोग आज सिर्फ रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर सतलज आ गया। सतलज के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, तो आप सतलज नदी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न नंबर 1 कि सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर में है। ठीक है, उसके बाद मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल, जहाँ की सतलज नदी निकलती है, उस स्थान का नाम है मानसरोवर राकस ताल। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आ जाता है इसका कुल लंबाई कितनी है। सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, जो कि नॉर्मल है। फिर उसके बाद देखेंगे कि भारत में इसका लंबाई कितनी है, यानी कि सतलज की टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर है। वो जहाँ तक फैली हुई है तो वो टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर, लेकिन वह इंडिया में कितनी किलोमीटर तक है, कितना दूरी तक फैला हुआ है, तो वह टोटल है 1050 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे। उसके बाद आ जाता है क्या कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, यही सतलज नदी। सतलज नदी सतलज जो है वो शिवालिक पर्वत को काटती हुई कहाँ, पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि पंजाब में प्रवेश करने से पहले सतलज नदी किस पर्वत श्रृंखला को काटती है। पंजाब में प्रवेश करने से पहले तो वह शिवालिक पर्वत को काटती है। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग आ गए सिंधु नदी के बारे में पढ़ने। ऊपर सतलज किए थे, फिर सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आ जाता है क्या सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है। सबसे पहले उद्गम स्थल ही पूछा जाता है नदियों में, तो सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह हो जाता है सनोख्या वाब। ठीक है, सनोख्या वाब में है इनका उद्गम स्थल, तथा सिंधु का टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, जो कि इंडिया का नहीं दिया गया, बल्कि ये जहाँ तक भी फैला हुआ है और इंडिया से बाहर के देशों में भी उस सब का दिया हुआ है। तो सिंधु की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। फिर उसके बाद है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी भी काफ़ी प्रमुख है हमारे लिए, और कई नदियों बड़े नदियों में भी गिना जाता है। तो इसका पूछ रहा है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो सिंधु की सहायक नदियाँ हो जाएगी सतलज सतलज चिनाब रावी तथा ब्यास एवं झेलम। ये सारी नदियाँ जो है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, फिर आगे का प्रश्न देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। जितना जितना इम्पोर्टेंट है उतना उतना ही बताया जाएगा, एवं जो जो नदी के बारे में पढ़ना है वो सारा दिया जाएगा, तो कंटिन्यू देखते रहें। इसमें दिया गया है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी में। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ब्रह्मपुत्रा में बताया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल कहाँ हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, कहीं 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 हम छोड़ दिए हैं इसलिए बताएं। उसके बाद का प्रश्न हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर मान के चलिए, सीधा 3000 किलोमीटर है। ठीक है, उसके आगे पीछे आसपास भी अगर दिया रहे ऑप्शन तो आप लोग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पूरी भारत के बाहर भी जो, तो ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी देश है वहाँ तक टोटल लंबाई जो है 3000 लगभग किलोमीटर है, 3000 के आसपास। लेकिन वह इंडिया में कितनी दूरी तक फैली हुई है, कितनी किलोमीटर तक, तो वह 916 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है। ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है, तो कौन कौन सी है इसको हम देख लेते हैं। डिबोंग, लोहित, शेरसी, नौवी, दिहांग इत्यादि etc। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा नदी के बारे में। तो आ जाते हैं नर्मदा के बारे में अध्ययन करने के लिए।
तो है क्या, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक। नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका कुल लंबाई कितनी है, नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, 13-12। आप लोग शॉर्टकट में जैसे भी याद रख सकते हैं, नर्मदा 13-12, नर्मदा 13-12, इसकी टोटल लंबाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं क्या, कि ताप्ती का उद्गम स्थल कहाँ है। ताप्ती का उद्गम स्थल कहाँ है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप कमेंट करके बताएं ताप्ती का उद्गम स्थल कहाँ है। फिर उसके बाद की हो जाता है कि ताप्ती की कुल लंबाई कितनी है। ताप्ती की कुल लंबाई कितनी हो जाती है, तो 724 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग नेक्स्ट नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे अभी फिर महानदी के बारे में, ठीक है। महानदी के बारे में देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि इसकी मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, यानी कि महानदी की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है। ये कौन कौन सी नदियाँ जो है महानदी से होकर गुजरती है, यानी महानदी से निकलती है, उसकी मुख्य नदियाँ कौन। तो यह हो जाता है ब्राह्मणी तथा बैतारणी, जो कि इनकी सहायक नदियाँ भी है, ठीक है। ब्राह्मणी एवं बैतारणी, महानदी की मुख्य नदियाँ ब्राह्मणी एवं बैतारणी, तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1550 किलोमीटर, सॉरी 1515, ओहो 815 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई कितनी है, 815 किलोमीटर, ठीक है। तो आगे का प्रश्न देखेंगे, कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा नदी के बारे में यह दिया गया है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये भी आप लोग कमेंट में बताएं, 2-4 प्रश्न हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और हर एक क्लास में छोड़ेंगे, आप लोग ज़रूर बताएं। लेकिन इसका ऊपर दूसरे क्लास में, इससे पहले वाला जो क्लास करवाए थे उसमें इसका आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे, कृष्ण नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1401 किलोमीटर। आप लोग ऐसे याद रखें कि कृष्णा की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर कृष्ण नदी की कुल लंबाई, ठीक है। कृष्ण की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो भीम एवं तुंगभद्रा है, मूसी, अमरावती एवं कोयना, ठीक है। आप लोग 2-4 याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी दे देता है भीम तुंगभद्रा, मूसी, अमरकंटक, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा की, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, तो गोदावरी नदी में क्या आ जाता है क्या, ये प्रश्न कर लेंगे, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 1465 किलोमीटर हो जाती है, तथा इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये भी नहीं दिया गया है, उद्गम स्थल कहाँ है, तथा इसे बृंद गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा के नाम से विख्यात है गोदावरी नदी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग कावेरी के बारे में अध्ययन करते हैं। कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी नदी में क्या दिया गया है, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर। ये तो आप लोग ऐसे भी याद रखते हैं, कावेरी मेहदी होती है वो 8 रुपये में देती है, तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 8 यानी 800 किलोमीटर। फिर हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, तो इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, एवं कावेरी नदी की भी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत जानकारी लेने की जरूरत नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। लेकिन इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, किस जिला में है, किस राज्य में। ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। फिर हम लोग पन्नार नदी के बारे में पढ़ेंगे। पन्नार नदी भी काफ़ी अच्छे हैं, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं पन्नार नदी के बारे में। पन्नार नदी में हो जाता है कि पेन्नार की उद्गम स्थल कहाँ है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह नंदी दुर्ग पहाड़ी में है, पहाड़ी से निकलती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। पेन्नार नदी की कुल लंबाई, फिर हम लोग देखेंगे पन्नार नदी की उद्गम स्थल कहाँ है, तो नंदी दुर्ग में है, एवं इसकी कुल लंबाई कितनी है। पन्नार नदी जो है उसकी उद्गम स्थल नंदी दुर्ग में है, कुल लंबाई इसका हो जाता है कितना, 557 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके आगे का प्रश्न आ जाता है क्या, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। पन्नार नदी की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पापाघनी तथा चित्रावती, ये VVI हो जाता है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। एवं पन्नार नदी हर जगह पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो पन्नार नदी की मुख्य सहायक नदियाँ के बारे में ही पूछा जाएगा। एवं फिर इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये दोनों जरूरी है। तो पन्नार नदी का उद्गम स्थल हो जाता है नंदी दुर्ग, एवं इसका सहायक नदी हो जाता है पापाघनी एवं चित्रावती, ठीक है।
उसके बाद इसमें दिया गया है थोड़ा सा, क्या देख लेते हैं कि पढ़ते थे। नदी की लंबाई, भारत, भौतिकी, पर्यावरण। अच्छा, ये से ही दिया गया है, ये कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए, आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 मिनट 15 मिनट तक का ही रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न देख सकें और जितना पढ़ें उतना याद रह सके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्लास में देखते हैं, मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।